हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 का अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर का सेट 1। जी हां, आप सबको पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो मार्च 14 से स्टार्ट हो चुका है या मार्च 14 से स्टार्ट होगा। ऐसे में अगर आप कम समय में एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मोर देन 80% और 90% मार्क्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सटीक तरीका है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जितने भी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर निकालता है उन सारे मॉडल पेपर को आप लोगों को करना है। क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से कीजिएगा तो मॉडल पेपर के बेस पे ही एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट्स में मॉडल पेपर को जरूर कीजिएगा। खासकर मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं जिनका टारगेट मोर देन 80% या मोर देन 90%, जिन लोगों का टारगेट है, जो चाहते हैं कि मोर देन 90% 90% से ज्यादा अंक हासिल करे, तो वो स्टूडेंट हर मॉडल पेपर का एक एक सेट का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करके रखिएगा। आज हम लोग अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर का सेट 1 का एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो हर सब्जेक्ट्स में 40 नंबर का एमसीक्यूज होगा, तो 40 नंबर का थ्योरी होगा। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज और थ्योरी 40-40 नंबर का होगा, तो एक सेट जो आएगा, जैसे अभी अकाउंटेंसी का जो सेट 1 आया हुआ है, उस सेट 1 पे 40 नंबर का एमसीक्यू का अलग क्वेश्चन है और 40 नंबर के लिए अलग से आपका थ्योरेटिकल यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को 40 का 40 नंबर का पहले एमसीक्यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव भी करेंगे। और मैं आप लोगों को कॉमर्स क्लास 12 का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का मैं आप लोगों को मॉडल पेपर सेट अच्छा से तैयारी करवाऊंगा, जिससे आप लोग एग्जाम में मोर देन 80% 90% प्लस स्कोर आप लोग करोगे। जैसे 11th में आप लोगों का अच्छा नंबर आया था, उससे कई परसेंट ज्यादा नंबर है जो वो क्लास 12th में आएगा। वीडियो भले थोड़ा सा लास्ट लॉन्ग बने, थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, लेकिन इस तरह से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा कि एक बार अगर इत्मीनान से आपने इन पूरे वीडियोस को अच्छे से देख लिया तो दोबारा आपको कभी भी सेट 1 पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और सिर्फ अकाउंटेंसी में ही नहीं, हर सब्जेक्ट्स में मैं आप लोगों को इतना स्मूथ तरीके से पढ़ा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खासकर वो स्टूडेंट जो मुझे पहले से जानते हैं, जो 11th में ऑलरेडी मेरे से पढ़ रखे थे, उनको पता ही होगा कि आखिरकार हम किस तरीके से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलो बातें सातें बहुत हो गई, एक बात और समझा दे रहे हैं, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, इससे अच्छा है वीडियो देखना ही नहीं। अगर आप लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब है तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आप लोगों को ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट्स का आंसर जो है आप लोगों को दे दूंगा। बट बिलीव मी, अगर एग्जाम में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखना, वरना टाइम पास वाला स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो ही वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो आओ तो अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर का सेट 1 है। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा गया है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद रांची झारखंड। ठीक है, मॉडल पेपर है। हाँ जी, याद रखना कौन सा सब्जेक्ट्स का है, तो अकाउंटेंसी मॉडल पेपर है। टाइम 1.5 घंटा मिलेगा, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को 1.5 घंटा का समय मिलेगा और बाकी 1.5 घंटा का समय आप लोगों को सब्जेक्टिव के लिए मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क्स कितने हैं, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा और किस तरीके का हो, ये एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो देखो कुछ डायरेक्शंस दिया गया है, आप चाहे तो इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं कि कुल प्रश्न 40 होंगे, 40 एमसीक्यूज होगा। सभी प्रश्न का आंसर देना आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा। ईच एंड एवरी मार्क्स जो है वो 1 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा आप लोगों का। 4 ऑप्शन होगा, उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। अगर कोई आंसर का अगर आप लोग रॉन्ग आंसर देते हो तो भी उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। ये तो पता है 11th में आप लोगों का भी, और ये हम सबको पता है, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, जिससे 40 एमसीक्यूज इस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा कि कोई भी आप लोगों को दोबारा परेशानी नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान शब्दों में एक एक चीज को समझाऊंगा। ठीक है, चलो आओ, ये है पहला क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हैं बोला गया है निम्न प्रश्न के उत्तर दे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, बोला है निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि बताओ इन चारों में से
कौन एनपीओ, इन चारों में से कौन एनपीओ नहीं है, इन चारों में से कौन एनपीओ नहीं है, ये पूछा है। अब बात करते हैं एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चा। एनपीओ का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव पब्लिक को सेवा देने के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए, या तो फिर अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए संस्था काम करती है। यानी सिंपल बात है, एक ऐसे संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ऐसे संस्था को जो है हम लोग एनपीओ बोलते हैं। तो बोला गया है यहां से कौन एनपीओ नहीं है। एनपीओ में आता है स्कूल आता है, कॉलेजेस आता है, आपका क्लब आता है, स्पोर्ट्स क्लब आता है, अनाथ आश्रम आता है, वृद्धा आश्रम आता है, आपका मंदिर आता है, संस्थान आता है, ये सब चीज जो है आपका एनजीओ आता है, कुछ कुछ ये सब जो है वो एनपीओ है। तो बोला यहां से कौन एनपीओ आपका नहीं है, ये बोला। ठीक है, कौन एनपीओ नहीं है और डिस्कस करते हैं। तो देखो ऑप्शन ए महाविद्यालय कॉलेज, कॉलेज एनपीओ होता है। खेलकूद क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ये भी एनपीओ होता है। मारुति उद्योग, मारुति उद्योग ये एनपीओ नहीं होता है क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। हॉस्पिटल भी एनपीओ होता है। तो बोला इन चारों में से कौन एनपीओ नहीं है, तो एनपीओ कौन नहीं है, मारुति उद्योग एनपीओ नहीं है। ठीक है, तो 2 का आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है, सॉरी 1 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज, झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है। तो बच्चा झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक ऐसा संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैर लाभकारी संस्था यानी नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्या है, तो जैक बोर्ड एक एनपीओ है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी समझौते हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है, तो पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब होता है एक ऐसा डीड या एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पार्टनर्स लोग ये डिसाइड करता है कि आखिरकार हम लोग फार्म को किस तरीके से चलाएंगे। सपोज कर लो कि 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलकर के एक फार्म को अगर चला रहा है तो उस फार्म में किस पार्टनर का कितना कैपिटल होगा, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेगा, हर चीज के बारे में उसमें होता है। तो एक बात आप याद रखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन या ओरल दोनों हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओरल और रिटेन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन और ओरल दोनों हो सकता है। अब बच्चा एक चीज और समझ लो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, लेकिन अगर बात कभी भी करेगा पार्टनरशिप डीड का, तो याद रखना पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटेन होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, हमेशा रिटेन होता है। इस चीज को याद रखोगे आप लोग। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन या ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन जो पार्टनरशिप डीड होता है वो रिटेन होता है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस तो करेंगे ही, क्वेश्चंस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि इसके बाद जो भी मॉडल पेपर्स आए, जो भी सेट्स आए, उसका आंसर आप लोगों को पता हो। ठीक है, चलो अब 3 नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे बोल रहा है आपको एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है इन ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। देखो यहां मिनिमम गलती से दिया है, यहां होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा। इंग्लिश वाले लोग ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट की वजह से गलत दिया है। ठीक है, तो बोला गया है इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, यानी एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है। तो सुनो, अगर एक पार्टनरशिप फार्म चलता है तो पार्टनरशिप फार्म अगर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फार्म है, कौन सा पार्टनरशिप फार्म है, ऑर्डिनरी, तो पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम नंबर जो होगा, मिनिमम वो 2 होता है और मैक्सिमम 50 होता है, ऑर्डिनरी सामान्य पार्टनरशिप में। और अगर एक बैंकिंग पार्टनरशिप फार्म है, कौन सा फार्म है, एक बैंकिंग पार्टनरशिप फार्म है, तो बैंकिंग पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है वो 20 तक होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को बोला ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फार्म में मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर 50 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ख्याति है गुडविल इज, गुडविल क्या है, तो बच्चा याद रखना गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसका मॉनेटरी वैल्यू होता है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अचल संपत्ति या जिसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
6 पे आपको हिंदी की जगह हम इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं क्योंकि इसको गुडविल का क्वेश्चन है। बोला गया है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स व्हेन ₹6,000, ₹13,000 एंड ₹8,000 द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। यानी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोला है। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आओ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो आओ निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो एक काम करो बच्चा, जितना भी प्रॉफिट है उसको जोड़ दो। पहला प्रॉफिट है 6,000, दूसरा प्रॉफिट है 13,000 और तीसरा प्रॉफिट है 8,000। तो बच्चा 6,000 और 13,000 19,000, 19,000 और 18,000 27,000। तीनों प्रॉफिट को जोड़े तो जोड़ करके आया प्रॉफिट 27,000 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो ये 3 साल है तो 3 से डिवाइड कर दो 27,000 को, तो 9 तिया 27, ये कितना आया? 9,000। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आया। अब निकालते हैं देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो बच्चा गुडविल निकलता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चा गौर करना, यहां एवरेज प्रॉफिट कितना आया निकाल के देखो, यहां 9,000। तो एवरेज प्रॉफिट 9,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो यहां पे ये देखो 2 साल दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18। तो हाँ जी, गुडविल कितना निकल के आया? 18,000 आपका गुडविल निकल करके आ गया। अब देखो 18,000 रुपया कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो ऑप्शन डी पे आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, वेरी सिंपल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला गया है फार्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फॉर द फार्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज। फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? तो याद रखना बच्चा, फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है इनकम। फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? इनकम। अब इसी से रिलेटेड 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के निकलेगा, इसको समझो। सपोज कर लो ये एक फार्म है, सपोज कर लो क्या है? ये एक फार्म है। अच्छा से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये एक क्या है? फार्म है। ठीक है, यहां पे पार्टनर्स लोग हैं जो एक फार्म को चलाते हैं। सपोज कर लो ये पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं जो फार्म को चलाते हैं। यहां भी सपोज कर लो ये पार्टनर्स हैं जो फार्म को चलाते हैं। बच्चा जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं इनको अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये पार्टनर है तो ये पार्टनर्स लोग जो कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल पे इन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। यानी पार्टनर को फार्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। पार्टनर्स को फार्म से क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ठीक है, और उसी के जगह अगर कोई पार्टनर फार्म से कैश विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग्स करता है, कैपिटल ड्रॉइंग्स करता है, तो कैपिटल के ड्रॉइंग्स के बदले वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देता है। पार्टनर्स क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फार्म को देता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब अच्छा से इस बात को, यहां से 2 क्वेश्चन बन के निकलेगा आपका, अच्छा से समझना। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये पार्टनर को मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है। ठीक है, और वही फार्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। क्या है फार्म के लिए? वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब दूसरी ओर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बच्चा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फार्म को मिलता है। तो फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हुआ? इनकम हुआ। और वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? तो पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला था? इस क्वेश्चन में बोला था कि फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? तो बच्चा फार्म को तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है ना, तो फार्म के लिए वो इनकम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक बेक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चारों क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा दिए। देखो पढ़ने का तरीका यही है, रटने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए और बेस्ट तैयारी करना है। तो वीडियो भले थोड़ा सा लंबा बने लेकिन अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा। ठीक है, चलो 7 हो गया। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। बोला गया है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3।
नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन विच पार्टनर विल बी सेक्रीफाइस इन विच रेशियो। बोला गया है दो पार्टनर है एक्स और वाई, उन लोगों का ओल्ड रेशियो 2:3 था। अब वो लोग डिसाइड कर रहा है कि उन लोगों का जो न्यू रेशियो होगा वो इक्वल 1:1 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन पार्टनर कितना से सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, चलो आओ, यानी बेसिकली आपको ये सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोला तो एकदम अच्छा से बनाते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो देखो यहां पे बच्चा 2:3 है, तो ओल्ड रेशियो हो गया इसका 2:3। ठीक है, न्यू रेशियो इक्वल है, तो यहां पे लिखते हैं फिर हम लोग न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1:1। अब हम लोगों को निकालने बोला सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो चलो सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, आओ एक्स का। ठीक है, तो x का ओल्ड रेशियो देखो, x यहां पे 2 है तो 2 होगा बाय 3 और 2 टोटल 5, तो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2, यहां से 1/2 आया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 4 - 5 यानी कि -1/10। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालने में अगर कोई पार्टनर माइनस पे चला गया तो ये सेक्रीफाइस नहीं, ये गेन करता है। क्या करता है? गेनिंग। तो यहां पे x गेनिंग कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। x के बाद y का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2, कंपेयर करेंगे 10 होगा तो 2 3 जा 6 - 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना जी एलसीएम लेके, तो ये होगा 1/10। यानी कि हाँ, सेक्रीफाइस सिर्फ कौन किया है? सेक्रीफाइस सिर्फ किया है y। कितना से सेक्रीफाइस किया है? 1/10 से। तो आंसर ढूंढो, सी नंबर देखो, y सेक्रीफाइस किया है कितने से? 1/10 से। ठीक है, तो 8 का आंसर होगा आपका 10, सी नंबर होगा। आ गया समझ में क्वेश्चन? सेक्रीफाइस रेशियो बोला था, सेक्रीफाइस रेशियो में फॉर्मूला डाल के बना दिए। ठीक है, और एग्जाम में सेक्रीफाइस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा, अच्छा से इसका तैयारी जरूर करना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे बोला गया है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। बोला गया है गेनिंग रेशियो निकालने का जरूरत कब पड़ता है? तो आओ देखते हैं। ऑप्शन ए पे बोला एट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय क्या गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ता है? नहीं, न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय सेक्रीफाइस रेशियो में काम किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, क्या पार्टनर रिटायरमेंट होता है तब गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, जब पार्टनर रिटायर करता है तो गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशियो का काम किया जाता है, रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग रेशियो का काम किया जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी आपका एमसीक्यूज है, इंग्लिश में न्यूमेरिकल है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। बोला गया है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं? 5:4 के रेशियो पे। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू पार्टनर सी आया 1/5 शेयर के लिए। व्हाट will be the sacrifice ratio of A and B। तो आपको A and B का sacrifice ratio बताना है। ठीक है, तो बच्चा आज हम आप लोगों को एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको हमेशा याद रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हो, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हो और बोला हो कि न्यू पार्टनर सिर्फ फॉर्म में एडमिशन हुआ है, ठीक है, इतना शेयर के लिए, इसके अलावे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है, देन ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइस रेशियो। तो ऐसा क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है वही ओल्ड रेशियो क्या बनता है? न्यू रेशियो बनता है। हम क्या बोले? जिस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो, जैसे ए और बी पार्टनर है तो इनका ओल्ड रेशियो दिया है आपको 5:4। न्यू पार्टनर सी एडमिट होकर के आया, न्यू पार्टनर कौन एडमिट होकर आया? सी। कितने के लिए? 1/5 के लिए। बस इतना ही दिया हो क्वेश्चन में कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है और न्यू पार्टनर का शेयर, और इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइस रेशियो में बदल जाता है। तो ये जो ओल्ड रेशियो 5:4 है, यही ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में बदल जाता है 5:4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों, काहे, ऐसे अगर जानना चाहते हैं तो बोलिएगा, तो मैं इसका न्यूमेरिकल भी आप लोगों को सोल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन उस समय भी इतना ही आंसर आपका आएगा। तो बच्चा नॉर्मल आंसर याद रखना ना। ठीक है, चलो आओ, हो गया 10 11 नंबर।
नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय फॉर्म का क्या होता है? तो बच्चा सिंपल है, जब कभी किसी फॉर्म का एडमिशन होगा, देखो सिंपल बात है, जब पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, किसी पार्टनर का रिटायर होगा, कोई पार्टनर डेथ होगा या एमलगेमेशन होगा, तो ये पांचों ही कंडीशन पे पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पार्टनरशिप फॉर्म दोबारा से स्टार्ट होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। याद रखना इस चीज को, जब कभी भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो उस समय फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फॉर्म का पुनर्गठन होता है, फॉर्म फिर से स्टार्ट होता है, बंद नहीं होता है, फॉर्म को दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां वही बोल रहा है, जब पार्टनर्स का एडमिशन होगा तो क्या उससे फॉर्म, ओल्ड फॉर्म डिसॉल्व, क्या पुराना फॉर्म बंद हो जाएगा? नहीं सर। ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व? नहीं सर। दोनों हो जाएगा? नहीं सर। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ना तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा और ना ही पार्टनरशिप खत्म होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं पे रिकॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहता तो रिकॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग टिक मारते। ठीक है, आया समझ में? चलो 12 नंबर इंग्लिश में फिर पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल है। बोला गया है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2। बोला गया है ए बी और सी पार्टनर है, ठीक है, किस रेशियो में बांटते हैं? 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। ए रिटायर, कौन रिटायर हो गया? तो बोल रहा है ए रिटायर हो गया, फाइंड द गेनिंग रेशियो निकालने बोला। तो देखो एकदम वेरी सिंपल है, यहां लिखते हैं, सिंपल बात है, कौन कौन पार्टनर था? ए बी और सी। ठीक है, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता था? 5:3:2 के रेशियो में। कौन रिटायर हो गया? ए रिटायर हो गया, तो यहां लिख देते हैं, चलो आओ, ए रिटायर्स। तो बताओ ए का यहां कितना शेयर था? ये ए का शेयर है 5/5 3 8 और 2 10। तो बच्चा सिंपल है, अब ए चला गया तो अब कौन कौन बचा? बी और सी। यही बी और सी का न्यू रेशियो भी निकलेगा और यही बी और सी का गेनिंग रेशियो भी निकलेगा। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर ए बी और सी 3 पार्टनर थे और वहां से अगर ए चला गया तो बी और सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा? सिंपल है, ए चला गया है ना, तो ए का शेयर को हटा दो, ए चला गया, ए का शेयर को हटा दो, हटा दिए। उसके बाद ये दो जो शेयर बचा है 3:2, ये किसका बचा है? बी और सी का। ये किसका शेयर बचा? बी और सी का। तो न्यू और गेनिंग रेशियो बी और सी का क्या हो जाएगा? 3:2। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। बोला गया है क्वेश्चन पे, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग आर एस एंड टी वेयर 2:2:1। आर एस और टी 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस रिटायर, एस रिटायर हो गया। अब आर एस टी में अगर एस रिटायर हो गया तो जाहिर सी बात है आर आर टी बचा हुआ है, तो आर आर टी का न्यू रेशियो बोला है 3:2 है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने बोला। ठीक है, तो आओ निकालते, वेरी सिंपल है। यहां सबसे पहले लिख देते हैं क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए, ओल्ड रेशियो ऑफ आर एस एंड टी। आर एस और टी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है आपका 2:2:1। कौन रिटायर हो गया? एस रिटायर। तो आओ यहां लिखते हैं एस रिटायर, आओ लिखते हैं एस रिटायर्स। तो देखो ये पी है, सॉरी आर है, एस आई टी है, तो आर का एस का शेयर होगा 2/5। अब आर रिटायर हो गया तो अभी भी एस और एस रिटायर हो गया तो आर आर टी बचा हुआ है, तो उन लोगों का न्यू रेशियो दे दिया है। ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ आर एंड टी, आर एंड टी का न्यू रेशियो दे दिया है आपका 3:2। अब आपको निकालने बोला है गेनिंग रेशियो। तो सिंपल बात है बच्चा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, रुको गलती हो गया, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बताओ 3 पार्टनर था, कौन कौन था जी? आर एस और टी, तो वहां तो एस तो चला गया, तो अब कौन कौन पार्टनर बचा है? आर और टी, तो यही दोनों का ना गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो पहले आर का गेनिंग रेशियो, तो लिखते हैं आर इज इक्वल टू न्यू रेशियो। तो देखो न्यू रेशियो यहां है, आर का न्यू रेशियो देखो यहां 3/5 होगा, तो लिखेंगे 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये आर का ओल्ड रेशियो देखो यहां पे 2/5 हो गया, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा क्योंकि कॉमन होगा, तो 3 - 2 यानी कि 1/5। उसी तरह से आर के बाद आपका टी, तो टी का भी
न्यू रेशियो देखो यहाँ पे 2/5 होगा, 2/5 माइनस, और इसके बाद इन लोगों का ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो इसका 1/5 होगा, यहाँ 1/5 लिखे तो ये भी 5 हो गया, 2 - 1 हो गया यानी कि 1/5। अब देखो दोनों का 1/5 आया तो कंपेयर करेंगे तो 5 कट जाएगा तो 1:1 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1:1, 1:1 बोले तो क्या जी सी। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोला गया है हाउ विल गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदारों के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होके जा रहा है तो रिटायरमेंट के समय में गुडविल का क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिटायरमेंट के समय में गुडविल का जर्नल एंट्री बनाया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या रिमेनिंग की जगह गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कंटिन्यूअस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों का एंट्री का मतलब हम सेम बोल रहे हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो जर्नल एंट्री बनता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 पे लाभ हानि अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। हाउ इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड। लो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा है, इससे पहले ही तो अभी गेनिंग रेशियो का क्वेश्चन बनाए थे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चा, वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि दोबारा आप लोगों को जो है वो चीज पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भले ही थोड़ा लंबा जाए, अगर आपको टारगेट भी तो 90% प्लस है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों को डिटेल्ड में एक एक चीज समझा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट के बदले 30 मिनट वीडियो देख लेना। क्या 30 मिनट वीडियो देखने से करोड़ों का नुकसान होगा आपको? नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ गए, सब चीज अच्छा से सीख गए, तो आप अकाउंटेंसी और बाकी सब्जेक्ट्स में 90% प्लस 80% प्लस स्कोर करोगे तो वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। ठीक है ना, तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखो। ठीक है, और मेहनत भी उसी हिसाब से करो। आओ क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन ए फार्म, फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। अगर कभी भी किसी फार्म में कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका जितना भी चीज है वो चीज किसको मिलेगा। देखो समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम, आप लोगों को बोल रहे हैं कि एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर था एक्स वाई जेड। सपोज कर लो कि इसमें से जेड जो है वो डेथ कर गया, जेड क्या है डेथ कर गया। अब अगर मान लो जेड अगर फार्म से डेथ कर रहा है तो जेड का कैपिटल, जेड का रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, जेड का गुडविल, जेड का एसेट, ये सारा चीज, जेड का जर्नल रिजर्व, ये सारा चीज किसको मिलेगा, जेड तो डेथ कर गया। तो अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो जाहिर सी बात है वो अपने नीचे एक नॉमिनी को छोड़ के जाता है कि नहीं है। बताओ, एक नॉमिनी रखेगा या नहीं रखेगा? हर कोई रखेगा। तो नॉमिनी को ही नॉमिनी बोलो, या नॉमिनी को बोला जाता है एग्जीक्यूटर। क्या बोला जाता है? नॉमिनी को एग्जीक्यूटर। तो सिंपल बात है कि अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो डेथ पार्टनर का सारा चीज किसको मिलता है? उसके नॉमिनी को, उसके एग्जीक्यूटर को मिलता है, उसके उत्तराधिकारी को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को मिलेगा। डेथ पार्टनर का सारा चीज उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। चलो आओ आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोल रहा है पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय बनेगा, एडमिशन के समय बनेगा, रिटायरमेंट के समय में बनेगा और डेथ के समय में। यानी जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये कब कब बनाया जाता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन के समय में भी, रिटायरमेंट के समय में भी, डेथ के समय में भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही समय में बनाया जाता है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 18। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल होता है
करेंट एसेट, कौन सा एसेट, करेंट एसेट ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड, यानी एक कंपनी का बैलेंस शीट बना है तो उस बैलेंस शीट में जो करेंट एसेट का जो सेक्शन होता है उस करेंट एसेट के सेक्शन में इन चारों में से किसको किसको दिखाते हैं। तो बताओ, करेंट एसेट, सन्ड्री डेटर, डेटर करेंट एसेट होता है कि नहीं होता है, कैश इन हैंड करेंट एसेट होता है, स्टॉक करेंट एसेट होता है, तो ये तीनों ही चीज करेंट एसेट में जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही चीज करेंट एसेट में जाता है। ठीक है, चलो 19 नंबर बोला गया है आदर्श तरल अनुपात है द आइडल लिक्विडिटी रेशियो, आइडल लिक्विडिटी रेशियो, बच्चा ध्यान से समझना, अगर इसमें आइडल लिक्विडिटी रेशियो, आइडल, अगर आपको आइडल करंट रेशियो पूछे क्वेश्चन में, आइडल करंट रेशियो अगर पूछे, ध्यान से समझना, आइडल करंट रेशियो, तो आइडल करंट रेशियो होता है आपका 2:1, आइडल करंट रेशियो 2:1 होता है। उसी के जगह अगर आपको क्वेश्चन में आइडल क्विक रेशियो, आइडल क्विक रेशियो या आइडल एसिड टेस्ट रेशियो या आइडल लिक्विड रेशियो बोले तो वो होता है 1:1, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहां तो आइडल लिक्विड रेशियो बोला तो आइडल लिक्विड रेशियो होता है 1:1, आइडल लिक्विड रेशियो बोलो, आइडल क्विक रेशियो बोलो या आइडल एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, एसिड टेस्ट रेशियो इसका 1:1 होता है। और ये चैप्टर जब न्यूमेरिकल हम आप लोगों को पढ़ाए थे तो उस समय इस चीज के बारे में बताए थे और बोले थे कि जैक का मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, और देखो आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है इन्वेंट्री आवर्त अनुपात का सूत्र बताइए, फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर आप लोग अकाउंटिंग रेशियो अच्छा से पढ़े थे, जो हम पढ़ाए थे, तो उसमें हम आप लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताए थे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये इसका राइट आंसर है, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलो 20 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए कंपनी इज, कंपनी क्या होता है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हम क्लास 11th में भी पढ़ाए थे, क्लास 12th में भी बताए थे कि कंपनी क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है कंपनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। एक निजी कंपनी में, एक निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहां तक सीमित होती है। द मीडियम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू, बोला गया है एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर होता है, पब्लिक में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है। तो आओ दोनों ही चीज समझा दे रहे हैं। जब कभी भी एक प्राइवेट कंपनी होगा, कौन सा कंपनी होगा, प्राइवेट कंपनी, तो उस कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होगा और मैक्सिमम आपका 200 तक होगा प्राइवेट में। ठीक है, और जब उसी के जगह एक पब्लिक कंपनी होगा, कौन सा कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होगा और मैक्सिमम नंबर होगा इक्वल टू इशूड शेयर, इक्वल टू इशूड शेयर्स, यानी पब्लिक कंपनी जितना शेयर्स इशू करेगा उस शेयर्स का जो नंबर्स होगा उतना के बराबर उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहां प्राइवेट का मैक्सिमम नंबर बोला तो प्राइवेट का मैक्सिमम नंबर होता है 2, मिनिमम बोलता तो मिनिमम 2 होता। ठीक है, आया समझ में, याद रखना प्राइवेट और पब्लिक दोनों का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अंशधारियों को प्राप्त होता है शेयर होल्डर गेट्स, कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करता है तो उसके शेयर्स को जो पब्लिक खरीदता है वो पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर होता है और शेयर होल्डर को कंपनी शेयर के बदले डिविडेंड देता है, शेयर के बदले क्या देता है, डिविडेंड यानी लाभांश। और इंटरेस्ट किस में मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर में, याद रखना इंटरेस्ट किस पे मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर पे। ठीक है, तो शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, तो शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, ये भी याद रख लो, शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, तो शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, और डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है, तो डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। क्या होता है, कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोला गया है द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी ऑन द विंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, यानी पूंजी का वह भाग जो कंपनी सिर्फ तभी
वैसा कैपिटल जो कंपनी तभी मांगेगा जब कंपनी को विंडिंग अप, लिक्विडेशन, यानी कंपनी को बंद करना है। जब कंपनी बंद होता है, कंपनी का विंडिंग अप होता है, कंपनी डिसॉल्व किया जाता है या कंपनी को लिक्विडेशन होता है, यानी सिंपल बात है कंपनी बंद हो रहा है, तो उस समय वो जो कैपिटल पब्लिक से मांगता है वो रिजर्व कैपिटल होता है, संचित पूंजी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजर्व कैपिटल। ये तभी मांगा जाता है जब कंपनी विंडिंग अप हो रहा है, यानी कंपनी बंद हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है ए कंपनी कैन इशूड इट्स शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट, यानी कंपनी मार्केट में प्रीमियम पे शेयर इशू किया। प्रीमियम पे तो ये कौन सा सेक्शंस के रिगार्डिंग होता है, तो प्रीमियम पे कंपनी इशूड किया, तो ये आपका प्रीमियम पे इशूड हुआ है, तो ये आपका प्रीमियम 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 पे इशू हुआ है, ये होता है आपका सेक्शन 53 या 52 होता है, 53 या 52, इन दोनों में से कोई एक है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, 53 या 52। अच्छा, एक बार आप इसको शेयर वाला चैप्टर में देख लेना, ठीक है। शेयर का जहां थ्योरी स्टार्ट हुआ है ना, 1-2 पेज पलटना, थ्योरी में ये मिल जाएगा। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग को बता देंगे। कैसे भूल गए ये, अच्छा इसका आंसर हम आप लोगों को अभी कमेंट बॉक्स पे जस्ट कमेंट करके नीचे बता देंगे इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 अंश आवेदन खाता शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो शेयर एप्लीकेशन जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। 27 नंबर अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, राइट शेयर्स इशूड, इस चीज को याद रखना कि ये जो राइट शेयर होता है, ये राइट शेयर्स किसको दिया जाता है, तो ये राइट शेयर्स दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आओ इसके बाद 28 नंबर हो गया, बोला गया है अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू, यानी बच्चा एकदम सिंपल बोल रहा है। अगर आप लोग फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर पढ़े हैं तो ये चीज आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर कंपनी कभी भी शेयर को फॉरफिटेड करता है तो फॉरफिटेड करने के बाद वो जो पैसा बचता है वो उसको कहां दिखाता है, तो याद है जब कभी भी फॉरफिटेड करके रीइश्यू किया जाता है, रीइश्यू करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। कहां किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक जर्नल एंट्री भी तो बनता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, वही बोला, ठीक है। 29 बोला गया है डिवेंचर होल्डर्स आर द, तो अभी अभी ये चीज समझाए थे कि डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्या होता है, तो डिवेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, लेनदार होता है, ठीक है। तो 29 का आंसर होगा सी। 30 बोला गया है ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इज फिक्स्ड रेट। कौन सा रेट होता है जी, फिक्स्ड रेट होता है कि देखो जी डिवेंचर पे इतना इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 31 नंबर ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, डिवेंचर्स आर एक्सिबिटेड अंडर द हेडिंग, यानी बैलेंस शीट के अंदर डिवेंचर को कहां दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट के अंदर डिवेंचर को इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के नीचे लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाया जाता है, क्योंकि डिवेंचर जो है वो एज ए डिवेंचर जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो 31 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। आओ 32 नंबर बोला गया है अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ वन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, अगर आपका डिवेंचर है और वो डिवेंचर को आप कैंसिल कर दिए तो डिवेंचर कैंसिल करने से जो आपको प्रॉफिट हुआ आप उसको कहां दिखाओगे, तो उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। आओ 33 नंबर 33 नंबर में इंग्लिश वाले लोग थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है इंग्लिश में, यहां जो 2,80,000 है ना इसकी जगह यहां 80,000 होगा, थोड़ा इंग्लिश वाले लोग थोड़ा ध्यान रखना जी इसको, ठीक है। हाँ अब हो गया सही। देखो सिंपल बात है, क्या बोला, ए कंपनी हैड ट्रेड रिसेबल वर्थ ₹1 लाख इन 2020 एंड ₹80,000 इन 2021, बाय व्हाट परसेंटेज इट हैज चेंज। बोला गया है एक कंपनी है जिस कंपनी का जो आपका ट्रेड रिसेबल्स है वो 2020 में आपका कितना था, 1 लाख रुपया था, ठीक है। इसके बाद
2021 में ये 80,000 हो गया। तो आपको बताना है कि ये कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है। तो सिंपल बात है, 1 लाख से 1 लाख से 80,000 रुपया हो गया, तो कितना से घट गया, 20,000 से घट गया। तो बोलेगा ये 20,000 जो है वो कितने परसेंटेज के बराबर है। तो सिंपल आओ निकालते हैं। तो ये 20,000 है, 20,000 लिखेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर। 20 और 21 में सबसे पहले कौन सा ईयर आता है, 20 आता है, तो 20 होगा बेस ईयर यानी 1 लाख। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू परसेंटेज में दिखाना है तो 100। ठीक है, अब बताओ, अब इसको जब कैंसिल करते हैं, 1 मिनट इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कैंसिल करेंगे तो देखो 4 0 4 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। तो यानी ये कितना परसेंट हो गया, ये आपका हो गया 20%। ठीक है, तो 20% हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। आया समझ में। अगर आप लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़े हैं तो ये चीज समझ में आ जाएगा। और ये तो वेरी सिंपल है जी, 1 लाख से 80,000 हो गया, तो 20,000 से घटा, तो 20,000 कितने परसेंट के बराबर है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 1 लाख इंटू 100 हो गया। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 34। बोला गया है इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल एज्यूम टू बी इक्वल टू। अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो नेट सेल होता है वो नेट सेल को कितने परसेंटेज के बराबर मानते हैं, तो उसको 100% के बराबर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही ना बाकी का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलो अब आते हैं 35। बोला गया है ऋण पत्रधारी को मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स रिसीव्ड। सिंपल बात है, डिवेंचर को क्या मिलता है, तो अभी बताएं, डिवेंचर को इंटरेस्ट मिलता है। डिवेंचर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और डिविडेंड किसको मिलता है, डिविडेंड मिलता है आपका शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यहां पे बोला डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 36 लाभ व हानि विवरण को ... भी कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, चलो 37 नंबर। बोला गया है चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री बोले तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो 37 हो गया। 38 नंबर। बोला गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ते हैं हम लोग, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रिगार्डिंग बनाया जाता है। कौन से एक्ट के रिगार्डिंग, तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के रिगार्डिंग। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 39। निम्न में से कौन एक गैर रोकड़बद्ध नहीं है, यानी यहां से कौन जो है, यानी यहां से कौन जो है वो बोल रहा है केस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, केस से रिलेटेड है। तो केस सेल्स जो है ये केस से रिलेटेड होगा। तो 39 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, आया समझ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस आइटम, नॉट ए नन केस आइटम। कौन नन केस आइटम नहीं है, नन केस आइटम नहीं है यानी केस आइटम है। सिंपल बात है, यही पूछ रहा है आप लोग को। ठीक, 40 नंबर। बोला गया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर द व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान से समझना, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आप 3 एक्टिविटी बनाते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों ही एक्टिविटी में डिविडेंड पेड को कहां दिखाते हो, तो बच्चा डिविडेंड पेड को जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड पेड को किस में दिखाया जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अच्छा थोड़ा सा लास्ट हो गया, क्वेश्चन लास्ट था, एक चीज और समझा दे रहे, ये भी समझ लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसको दिखाते हैं, तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं करंट एसेट को, फिर दिखाते हैं करंट लायबिलिटी को, इसके अलावे प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाया जा सकता है, और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। किसको, नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक, फाइनेंसिंग है, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाता है, ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग बनता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है फिक्स्ड एसेट।
कौन सा एसेट जाएगा जी? फिक्स्ड एसेट। चाहे फिक्स एसेट को परचेज किया हो या चाहे फिक्स एसेट को सोल्ड किया हो। इसके बाद फाइनेंसिंग में क्या जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा आपका शेयर्स जाएगा, ठीक है, डिवेंचर्स जाएगा, लोन्स जाएगा, बॉन्ड्स जाएगा, इक्विटीज जाएगा, एटसेट्रा। इसी तरीके के कुछ कुछ चीज जो है वो जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड शेयर का पार्ट होता है, शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, तो डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया है। कोई भी से क्वेश्चन में दिक्कत, डाउट, परेशानी कुछ भी हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को वो चीज जरूर बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो मैं नहीं बता पाया अभी, पता नहीं कैसे भूल गए, थोड़ा कंफ्यूज है, इसीलिए गलत आंसर नहीं बता रहे हैं, उसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग को बता देंगे हम, ठीक है। और इसके बाद ही अकाउंटेंसी का जो इसका सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं, जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैं आप लोगों को इसी तरीके से डिटेल्ड बाय डिटेल समझा के डाल दूंगा। अगर आप लोगों को ऐसे पढ़ना पसंद है तो ठीक है, अगर आप लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब होगा तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर वाला वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। एग्जाम नजदीक है, मन लगा के पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, प्योर डेडिकेशन से पढ़ो, माइंड में किसी तरीके का टेंशन प्रेशर कुछ मत आने दो, एकदम हैप्पी मूड होकर के पढ़ो। और मैं सारे सब्जेक्ट्स के आप लोगों को सेट बाय सेट वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तो कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स पे मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना, मन लगा के तैयारी करना और मेरे साथ साथ पढ़ो। हम गारंटी देते हैं अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो आपका मोर देन 80%, मोर देन 90% आप लोगों का मार्क्स जो है वो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। खुद पे बिलीव करो और मन लगा के पढ़ाई करो। सबको ऑल द बेस्ट और एग्जाम के लिए गुड लक, और मन लगा के पढ़ाई करो और हम हैं ही, ठीक है। चलो।